हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी आईएएस में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। चलिए पढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है भारतीय राज व्यवस्था का एक ऐसा खंड जो हमें बताएगा कि राज व्यवस्था का अर्थ क्या होता है। ठीक है दोस्तों, दो शब्द हैं, एक तो है राज्य और दूसरा शब्द है राज। इन दोनों का अर्थ क्या होता है हम इस टॉपिक में जानने की, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, राज्य जो शब्द होता है, इस राज्य पर यानी राज्य एक लोगों का समूह होता है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं और उन एलिमेंट्स की जो शासन व्यवस्था होती है, जो शासन होता है, वही क्या कहलाता है? राज कहलाता है। यानी कि अगर मैं भारत राज्य की बात करूं तो भारत एक राज्य है, एक राष्ट्र है और उस पर शासन कर रही है एक सरकार, यानी कि एक शासन है, उसका एक सरकार है जिसके तहत ये सारा की सारी व्यवस्था या पूरे भारत की व्यवस्था चलाई जाती है। ठीक है, वहाँ के लोग किस प्रकार से काम करते हैं, वहाँ का व्यापार किस प्रकार से हुआ, किन नियमों के दायरे में किया जाएगा, ये सभी कौन तय करता है? वहाँ का शासन तय करता है, वहाँ की सरकार तय करती है। और इसी शासन या सरकार की व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं? राज व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, यानी भारत के शासन की राज व्यवस्था को भारतीय राज व्यवस्था कहा जाता है। राज्य शब्द जो है वो राज्य का वास्तविक अर्थ किसी प्रांत से ना होकर समाज की एक राजनीतिक संरचना से है। ठीक है, राज्य क्या है? राज्य एक राजनीतिक संरचना है। पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आप सरकार को देख सकते हैं, वहां के शासन को देख सकते हैं, क्या आप राज्य को देख सकते हैं? क्या राज्य को आप फिजिकली टच कर सकते हैं? अगर मैं आपको यहाँ पर एक भारत का नक्शा दिखाऊं तो आप ये तय कर पाएंगे कि ये भारत है। आप ये देख सकते हैं भारत है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये नक्शा किसका है? भारत का है। तो क्या आप उसे फिजिकली टच कर सकते हैं? पूरे राज्य को नहीं कर सकते। तो इसी आधार पर यह कहा जाता है कि राज्य एक अमूर्त अवधारणा है, यानी कि एक ऐसी अवधारणा जिसका कोई मूर्त रूप नहीं है। जिसका मूर्त रूप क्या है? सरकार है। यानी कि राज्य एक अमूर्त अवधारणा है, यानी कि इसको आप महसूस कर सकते हैं, आप इसको फिजिकली टच नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसके मूर्त रूप को देखा जाए तो वो क्या है? सरकार है। सरकार में कुछ लोग होते हैं, आप देख सकते हैं कि सरकार क्या होती है। प्रधानमंत्री को आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। न्यायपालिका को आप जाकर छू सकते हैं। ठीक है, कार्यपालिका को आप छू सकते हैं, है ना? अधिकारी होते हैं। लेकिन क्या आप इसके राज्य को टच कर सकते हैं, राज्य को छू सकते हैं? तो ये राज्य क्या है? एक अमूर्त अवधारणा है और इसी राज्य का मूर्त रूप क्या है? सरकार है, जो हमें दिखाई देता है। राज्य को केवल हम बौद्धिक स्तर पर ही समझ सकते हैं। बौद्धिक स्तर मतलब मानसिक स्तर पर ही समझ सकते हैं, इसे देखा नहीं जा सकता। राज्य को आप देख नहीं सकते। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया मैप का। आप अगर आपके सामने मैप लाया जाए तो आप पहचान सकते हैं कि ये क्या है। तो क्या वो फिजिकली मैप वैसा ही आप छू सकते हैं, है ना? या आप उसको देख सकते हैं? राज्य को आप देख नहीं सकते। राज्य का क्या है कि राज्य को केवल महसूस किया जा सकता है, राज्य को बौद्धिक स्तर पर समझा जा सकता है, लेकिन उसे कभी भी देखा नहीं जा सकता। और इसीलिए एक ये अमूर्त अवधारणा है और इसका मूर्त रूप क्या है? सरकार है, जिसकी शासन व्यवस्था राज व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, सरकार की यानी कि भारत में जो सरकार है, जो शासन व्यवस्था है, जो राज है भारत का, जो शासन चल रहा है, उसकी तीन कैटेगरी होती हैं। एक तो विधायिका क्या होती है? एक विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका होती है। ये सरकार के या शासन के तीन अंग हैं। ठीक है, और इन तीनों अंगों के, इन तीनों के अलग अलग काम होते हैं। ठीक है, और ये एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ठीक है, अगर मैं विधायिका की बात करूं तो ये एक ऐसी संस्था है जो कानून बनाती है। किसके लिए कानून बनाएगी? हम लोगों के लिए कानून बनाएगी, भारत में निवास करने वाले लोगों के लिए कानून बनाएगी। तो अगर भारत में कोई संस्था ऐसी है जो कानून बनाती हो तो उसे क्या कहेंगे? लेजिस्लेचर कहेंगे या फिर विधायिका कहेंगे। इसका काम होता है कानूनों को बनाना। ठीक है, अधिनियम को बनाना। ठीक है, उसके बाद एक और अंग आता है सरकार का, जिसे कार्यपालिका कहा जाता है। और कार्यपालिका का काम होता है कि विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को क्या करना? लागू करना या उनको एग्जीक्यूट करना। तो कानून बनाने वाली संस्था हुई विधायिका और कानूनों को लागू करने वाली संस्था क्या हुई? कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव हुई। ठीक है, इन दोनों का काम हमने समझा। अब आती है न्यायपालिका, जो एक न्यायिक संस्था है। ठीक है भाई, अगर हम देश में रह रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि सभी लोग अच्छे हों, है ना?
कोई अगर अपने काम को करना चाह रहा है तो हो सकता है कि वो काम दूसरे के लिए हानिकारक हो जाए। अगर मैं अपना अपना फायदा सोचूंगा तो मुझे कोई मतलब नहीं है कि दूसरों के अधिकारों का हनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझे। तो उस काम को नियंत्रित करने के लिए, लोगों के अधिकारों को बचाकर रखने के लिए एक न्यायिक संस्था भी तो चाहिए, न्याय करने भी तो आना चाहिए। अगर हम लोगों के साथ अन्याय करते रहेंगे तो लोगों के साथ न्याय कैसे होगा, समझे। तो एक न्यायपालिका है, जुडिशरी है, जो एक न्यायिक संस्था है। इसका काम क्या होता है कि लोगों के अधिकार को अगर उल्लंघन कोई कर रहा है, क्या चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई संस्था हो या खुद सरकार हो, तो न्यायपालिका बीच में इंटरफेयर करती है, क्योंकि उसका काम है लोगों को न्याय देना। और उसके अलावा अगर विधायिका कोई ऐसे कानून का निर्माण करती है जो लोगों के अधिकारों को छीनता हो, तो भी न्यायपालिका इसके कार्यों में हस्तक्षेप कर सकती है और उस कानून को शून्य घोषित कर सकती है, या उस कानून के उतने हिस्से को शून्य कर सकती है जितना हिस्सा लोगों के अधिकारों का हनन कर रहा है। उसी तरीके से कार्यपालिका के काम को भी न्यायपालिका देख सकती है कि अगर कार्यपालिका किसी विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को इस प्रकार लागू करती है कि वो लोगों को नुकसानदायक हो, तो न्यायपालिका लोगों को न्याय करने के लिए इनके कामों में हस्तक्षेप कर सकती है, या फिर ये कहूं कि वो अपने काम को कर सकती है। ठीक है, इनके दोनों का काम है कानून का निर्माण करना, है ना, और कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का काम है लोगों के साथ न्याय करना। चाहे अगर वो बीच में इन दोनों व्यक्तियों के बीच में, यानी पर्सन के बीच में कोई पर्सन है और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है, और अगर इन दोनों के बीच में भी डिस्प्यूट होता है तो न्यायपालिका भी इनका न्याय करती है। ठीक है, अब बात आती है कि राज्य के तत्वों की। अगर मैं बात आपसे यह सवाल करूं कि क्या सभी देश राज्य हो सकते हैं या राष्ट्र हो सकता है, किसी भी राज्य को राज्य बनने की, या किसी भी देश को राज्य बनने के लिए दो तत्वों से या दो आधार पर उसको 4 एलिमेंट्स होने चाहिए। एक तो भौतिक आधार पर उसके पास 2 एलिमेंट्स यानी तत्व होने चाहिए, और राजनीतिक आधार पर भी उसके पास 2 एलिमेंट्स होने चाहिए। पहला तो ये कि अगर कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश अगर राष्ट्र कहलाएगा तो सबसे पहले तो उसके पास एक जमीन होनी चाहिए, एक भूभाग होना चाहिए, या उसके पास एक टेरिटरी होनी चाहिए। ठीक है, और अगर भूभाग होगा तो उस भूभाग पर रहने के लिए जनसंख्या भी चाहिए। भाई क्या अगर हमारे पास केवल जमीन है, लोग नहीं है, तो हम शासन किस पर करेंगे, है कि नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरे जो भी ये एरिया है, इस एरिया में कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा तो हम शासन किस पर करेंगे। मान लो एक गांव है, गांव में ग्राम प्रधान है, और ग्राम प्रधान के शासन करने के लिए एक भी गांव में एक भी व्यक्ति नहीं है, तो क्या फायदा है उसका। तो भौतिक आधार पर 2 चीजें होनी चाहिए, एक तो हमारे पास भूभाग होना चाहिए, और उस भूभाग पर निवास करने के लिए जनसंख्या भी होनी चाहिए। और अब राजनीतिक आधार की बात करूं तो जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार यानी शासन भी होनी चाहिए, एक व्यवस्था भी होनी चाहिए, नहीं तो कैसे काम करेंगे लोग, है ना। लोग तो अगर वही काम हो जाएगा जैसे जंगलों में होता है कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर है वही सरवाइव कर पाता है ना। तो अगर हमारे पास सरकार है तो सरकार इन लोगों को नियंत्रित करने के लिए कानून का निर्माण कर सकती है। ठीक है, अब सरकार स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके या कानून बना सके, उसके पास उतनी शक्ति होनी चाहिए, और इसीलिए सरकार के पास चौथा एलिमेंट यानी कि सरकार को स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए एक संप्रभुता या प्रभुसत्ता या सॉवरेनिटी भी होनी चाहिए। ये 4 एलिमेंट अगर किसी के पास हैं तो वो राष्ट्र कहलाएगा, अगर नहीं है तो नहीं कहलाएगा। अब एग्जाम्पल आप इमेजिन करके देखिए ना कि अगर आपके पास जनसंख्या नहीं है तो सरकार, भूभाग और प्रभुसत्ता का क्या करेंगे, या फिर आपके पास भूभाग ही नहीं है तो इन तीनों का आप क्या करेंगे, या फिर आपके पास प्रभुसत्ता नहीं है तो आप इन तीनों को कैसे मैनेज करेंगे। सरकार के पास पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं होगी किसी भी निर्णय को लेने की, तो कैसे काम करेगी सरकार, सरकार कैसे लोगों को फायदा पहुंचाएगी फिर। तो जरूरी है इन चारों एलिमेंट्स का होना बहुत जरूरी है, इन चारों तत्वों का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास किसी भी देश के पास ये 4 तत्व नहीं है तो बेकार है। आप तिब्बत का एग्जाम्पल देखिए, तिब्बत किसके अधीन है, चाइना के अधीन है, तो क्या वहां पर भूभाग नहीं है, क्या वहां पर जनसंख्या नहीं है, क्या वहां पर सरकार नहीं है, बताइए। लेकिन वो राष्ट्र नहीं है, क्योंकि तिब्बत की सरकार, दलाई लामा का नाम आपने सुना होगा, हमारे यहाँ पर शरणागत है, हमारे यहाँ पर रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं।
लेकिन वो सरकार चलाते हैं, लेकिन स्वतंत्रता निर्णय लेने की पावर उनके पास नहीं है। एक एग्जाम्पल आप ताइवान का देखिए। चीन कहता है कि ताइवान हमारा हिस्सा है और ताइवान कहता है कि नहीं, हम तो स्वतंत्र हैं, है ना। कि वहां पर सरकार भी है, ताइवान के पास भूभाग भी है, जनसंख्या भी है, सरकार भी है, लेकिन स्वतंत्र निर्णय लेने की पावर नहीं है। अगर भाई मैं हूं और मैं अपने, मुझे क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या पीना है, अगर मैं ये खुद के लिए डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं तो क्या मैं स्वतंत्र हूं? बताइए आप। तो इसीलिए चारों तत्वों का होना बहुत जरूरी है, तभी कोई देश राज्य हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भूभाग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए जहां पर उसकी सरकार राजनीतिक कार्य करती हो। ठीक है, अब देखो ये पूरा का पूरा मैप है, यहाँ पर लोगों से बना एक मैप है। अगर यहाँ पर लोग हैं, ये पूरा भूभाग है और भूभाग में लोग निवास भी कर रहे हैं, तो ये एक भौगोलिक क्षेत्र तो होना चाहिए किसी भी राज्य के पास, किसी भी देश के पास। अगर भौगोलिक क्षेत्र है तो वो राज्य का एक एलिमेंट या एक शर्त को पूरी कर सकता है जहां पर उसकी सरकार राजनीतिक कार्य करती हो। ठीक है, दूसरा तत्व है पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। भूभाग पर निवास करने वाला एक जन समुदाय भी होना चाहिए। ये रहा जन समुदाय, अगर नहीं होंगे तो कैसे राजनीतिक कार्य किया जाएगा? जो राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित हो, यानी कि उस भूभाग पर रहने के लिए एक ऐसा जन समुदाय चाहिए जो राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित हो सके, जिसे शासन व्यवस्था संचालित कर रही हो। आपको कैसे रहना है, आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और अगर आपने अपराध किया है तो क्यों किया है, क्या है ना, उसकी क्या शर्त है, उसकी क्या सजा हो सकती है, इस बात की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जनसंख्या के बिना राज्य का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। इमेजिन करिए कि अगर जनसंख्या नहीं है तो राज्य का कोई अस्तित्व होगा? नहीं होगा। कोई राज्य निवासी नहीं कर, राज्य में कोई निवासी नहीं करेगा तो किस काम का राज्य? ठीक है, तीसरा एलिमेंट है सरकार, यानी तीसरा तत्व है सरकार। सरकार राज्य का मूर्त रूप है। हमने अभी थोड़ी देर पहले क्लास के स्टार्टिंग में ही देखा था कि राज्य का मूर्त रूप क्या है? सरकार है। आप प्रधानमंत्री मोदी जी को देख सकते हैं। ठीक है, सरकार है, और सरकार राज्य का मूर्त रूप होता है जो एक या एक से अधिक व्यक्तियों का समूह हो सकता है। समझे? सरकार क्या है कि राज्य का मूर्त रूप क्या है? सरकार है, जो एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्तियों का समूह हो सकता है। ठीक है, यही समूह व्यावहारिक रूप से राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग करता है। अपने मंत्रिमंडल एग्जाम्पल देख सकते हैं भाई। ठीक है, तो पूरी की पूरी सरकार क्या प्रधानमंत्री मोदी जी से बनी हुई है? नहीं, उनका एक मंत्रिमंडल है, उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, है कि नहीं, उनका कैबिनेट है। तो कैबिनेट या मंत्रिमंडल कुछ लोगों का समूह ही तो है, और समूह है तो वही क्या करता है? व्यवहारिक रूप में राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग करता है, वही कानून बनाता है। ठीक है, वही महत्वपूर्ण डिसीजंस लेता है। आपने देखा बजट पेश किया गया तो क्या एक ही व्यक्ति, यानी कि जो हमारे वित्त मंत्री हैं, फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं, उन्होंने ही वित्त बनाया है? पूरा का पूरा ग्रुप है, और बिना ग्रुप के शासन नहीं चलाया जा सकता। अकेला व्यक्ति शासन नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मोदी जी पूरे देश का शासन अकेले संभाल पाते तो उन्हें मंत्रिमंडल की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो वो क्या है कि जो सरकार का राज्य जो सरकार है, जो राज्य की जो सरकार है, वो राज्य का मूर्त रूप है, और ये एक व्यक्ति से अधिक भी हो सकते हैं जो व्यवहारिक रूप में शक्तियों का प्रयोग करते हैं। और चौथा तत्व क्या है? संप्रभुता है या प्रभुसत्ता है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि राज्य या सरकार के पास अपने भूभाग के भीतर अपनी जनसंख्या के लिए कोई भी निर्णय लेने की पूरी शक्ति होती है। कि अपने राज्य या सरकार के पास अपने ही भूभाग के क्षेत्राधिकार के अंदर रहने वाली जो जनसंख्या है, उसके लिए पूर्ण तरीके से स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की पावर ही क्या होती है? संप्रभुता कहलाती है। इसका यह भी अर्थ है कि सरकार को किसी भी बाहरी या भीतरी दबाव में निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या सरकार को क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का डिसीजन सरकार खुद लेगी। उसे ना तो बाहर से आया कोई व्यक्ति या कोई राज्य बाध्य कर सकता है, ना ही भीतर का कोई व्यक्ति बाध्य कर सकता है। सरकार स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए। ठीक है दोस्तों, आई होप ये छोटा सा वीडियो आपकी समझ में आया होगा। राज्य क्या और राज्य व्यवस्था में क्या अंतर होता है। ठीक है, राज्य और राज्य में क्या अंतर होता है। राज्य
के जो तत्व हैं वो क्या होते हैं, कोई भी देश राज्य कब कहलाया जा सकता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।